या टुडे व्हाट वी हैव, टुडे वी हैव 50 एमसीक्यू। आज हम लोग 50 एमसीक्यू को कवर करेंगे। ये 50 एमसीक्यू किससे रिलेटेड है? कमला मार्कंड्या के नावल टू वर्जिन से रिलेटेड है, जिसकी स्टोरीज को कल मैंने कवर किया था। एंड दीज एमसीक्यू हैव 4 ऑप्शंस, यू विल गेट द राइट ऑप्शन एंड आल्सो एक्सप्लेनेटरी नोट्स से। ये जो एमसीक्यू है इसमें 4 ऑप्शन है, उसमें से एक राइट ऑप्शन है और साथ ही साथ एक्सप्लेनेटरी नोट्स भी आपको इसमें मिलेगा कि ये ऑप्शन क्यों सही है, क्या रीजन है। पहला जो क्वेश्चन है वो ये है कि व्हाट वाज कमला मार्कंडेय बर्थ नेम। जब कमला मार्कंडेय का जन्म हुआ था तो जन्म के समय उनका नाम क्या पड़ा था, क्या पुकारा गया था? उनका नाम था कमला पूर्णैया, इज द राइट आंसर। उनका जो नाम था, क्या नाम था? कमला पूर्णैया। और उसके बाद क्या कह रहे हैं कि कमला मार्कंडेय was born कमला पूर्णैया इन 1924। कमला मार्कंडेय का जन्म 1924 में हुआ था। जन्म के समय उनका जो नाम रखा गया था उसका वो नाम था कमला पूर्णैया। कहाँ पे जन्म हुआ? बेंगलुरु में। नाउ जिसे आज बेंगलुरु कहा जाता है, कर्नाटका में है। शी लेटर टुक हर हस्बैंड्स सर नेम टेलर एंड आफ्टर मैरिज बट यूज्ड द पेन नेम मार्कंडेय। बाद में उन्होंने अपने हस्बैंड का नाम टेलर भी लगाया जो है, लेकिन उन्होंने अपना जो पेन नेम रखा वो मार्कंडेय रखा। तो 3 चीजें हमें ध्यान में रखना है। एक तो उनका जन्म 1924 ईस्वी में हुआ था, कोलोनियल इंडिया, वो जो भारत रहा होगा कोलोनियल इंडिया था। कहाँ पे जन्म हुआ है? बेंगलुरु में जन्म हुआ है, जो नाउ इट इज नोन एज, पहले बैंगलोर नाउ बेंगलुरु, कर्नाटका में। उन्होंने अपने, जब उनका जन्म हुआ तो नाम क्या रखा गया था? कमला पूर्णैया नाम रखा गया था। और ये उनके जो है, अगर आप देखेंगे उनके जो हस्बैंड रहे हैं, उन्होंने अपने हस्बैंड का सर नेम एडॉप्ट किया था जो टेलर नाम से था। लेकिन लेकिन अगर आप देखेंगे कि राइटिंग में उन्होंने अपना नाम क्या रखा? मार्कंडेय रखा। तो मार्कंडेय उनका पेन नेम है। इफ एनीवन आस्क यू हु इज मार्कंडेय, तो कमला मार्कंडेय इज नो वन अदर बट कमला पूर्णैया, जो बर्थ के समय उनका नाम हुआ था। मैरिज के बाद उन्होंने टेलर टाइटल लगाया। क्वेश्चन नंबर 2 है, इन विच ईयर वाज कमला मार्कंडेय बॉर्न। कमला मार्कंडेय का जन्म कब हुआ? 1924 ईस्वी में हुआ। अभी ये बात चल रही 1 जून 1924 को हुआ था। इंडिया का हिस्सा रही। जब भारत गुलाम था तो उस गुलाम भारत में उनका जन्म हुआ और इंडिपेंडेंट इंडिया को भी उन्होंने देखा, जो बदलाव हुए उसको उन्होंने देखा। और टू वर्जिन के माध्यम से उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से बदलते भारत की तस्वीर, पोस्ट कॉलोनियल इंडिया, ट्रेडिशनल इंडिया, मॉडर्न इंडिया, कल हम लोगों ने डिस्कस किया था ललिता और सरोजा के माध्यम से उन्होंने कैसे दिखाया हुआ है। विच सिटी वाज कमला मार्कंडेय बॉर्न इन। कमला मार्कंडेय का जन्म किस शहर में हुआ? मद्रास में, मैसूर में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। शी वाज बॉर्न इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में उनका जन्म हुआ था। मार्कंडेय वाज बॉर्न इन बेंगलुरु, बेंगलुरु में विच वाज द पार्ट ऑफ द मैसूर, मैसूर का जो किंगडम का हिस्सा था। द सिटीज कॉस्मोपॉलिटन नेचर इन्फ्लुएंस हर वर्ल्ड व्यू एंड राइटिंग। What was Kamala Markandeya's educational background? उनका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या था? She studied only up to high school. She was a university graduate. She had no formal education. She was self-taught. अगर आप देखेंगे वो यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट रही है। She was a university graduate. Markandeya was well educated and graduated from the University of Madras से उन्होंने हर एजुकेशन played a crucial role in shaping her literary sensibilities and social awareness. तो ग्रेजुएशन उन्होंने कहाँ से किया था? मद्रास यूनिवर्सिटी से। क्वेश्चन 5 है, विच कंट्री डिड कमला मार्कंडेय सेटल इन आफ्टर मैरिज। किस कंट्री में कमला मार्कंडेय सेटल हो गई थी मैरिज के बाद जो है? शी सेटल्ड इन ब्रिटेन, वो ब्रिटेन में सेटल हो गई थी मैरिज के बाद। आफ्टर मैरिंग इंग्लिश मैन, आफ्टर मैरिंग इंग्लिश मैन, उनकी शादी जो है अंग्रेज मैन से हुई थी जिसका नाम आर्थर टेलर था। 1948 में शादी हुई थी। मार्कंडेय मूव टू ब्रिटेन, वो ब्रिटेन चली गई, where she spent most of her adult life. This bicultural experiences significantly influenced her writing. ये चीज आपको जरूर ध्यान में रखना है कि उनका मैरिज एक इंग्लिश मैन से हुआ था 1948 में। उस मैन का नाम था आर्थर टेलर। मैरिज के बाद उन्होंने अपने
नाम के आगे टेलर टाइटिल लगाया, लेकिन राइटिंग में उन्होंने मार्कंडेय लिखा या उनका पेन नेम रहा है। और ये जो दो कल्चर था, एक तो ईस्टर्न कल्चर इंडिया का, वेस्टर्न कल्चर जब मैरिज के बाद वो ब्रिटेन जाती है, इस कल्चर ने उनको बहुत ही प्रभावित किया और उनकी राइटिंग में इसका रिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। छठा है, व्हाट वाज यूनिक अबाउट कमला मार्कंडेय पोजीशन इन इंडियन इंग्लिश लिटरेचर। कमला मार्कंडेय की क्या पोजीशन है इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में? शी वॉज द फर्स्ट इंडियन वुमन नॉवलिस्ट। She was among the first Indian women to gain international recognition. Yeah, she was among the first Indian women. ऐसा नहीं था वो पहली इंडियन वुमन नॉवलिस्ट रही, उससे पहले भी इंडियन वुमन नॉवलिस्ट रहे होंगे, लेकिन वो एक ऐसी थी कि जब और बहुत सारे लोगों ने लिखा होगा, उतना नेम फेम नहीं मिला होगा, वह उस लिस्ट में शामिल है जिसको कि इंटरनेशनल नेम और फेम मिला राइटिंग में। She was among the first Indian women to gain international recognition. Markandeya was one of the pioneering Indian women writers to achieve international acclaim, paving the way for future generation of Indian women authors in English. साथ है, how many novels did Kamla Markandeya publish during her career? कितना नावल? 10 नावल। कमला मार्कंडेय का जो नावल का लिस्ट है, मार्कंडेय पब्लिश 10 novels थ्रू आउट हर करियर, स्टार्टिंग विद नेक्टर इन सीप। उनका एक नावल था नेक्टर इन सीप, 1954 में आया था। और उसका जो ये 10 नावल है, 10 में पहला नावल क्या है? नेक्टर इन सीप रहा है। लास्ट नावल क्या था? द नो वेयर मैन। ये चीजें आपको ध्यान में रखना है। पहला नावल नेक्टर इन सीप है, दूसरा है द नो वेयर मैन। टोटल नावल कितना रहा? 10 नावल रहा है। कहाँ पे वो सेटल हो गई थी? ब्रिटेन में। हस्बैंड का क्या नाम था? आर्थर टेलर नाम था। मैरिज कब हुई? 1948 में। मैरिज के बाद उन्होंने नाम के आगे क्या टाइटल लगाया? टेलर लगाया। राइटिंग में कौन सा टाइटल लगाया? मार्कंडेय लगाया। विच वाज कमला मार्कंडेयस डिबट नावल। कमला मार्कंडेय का सबसे बड़ा नावल कौन सा रहा? डिबट नावल कौन सा रहा? नेक्टर इन सी जो उनका पहला नावल था या उनका डिबट नावल था। डिबट नावल कौन सा नावल होता है? वेल रिकॉग्नाइज्ड, वेल एक्लेम्ड नावल, ग्लोबली एक्लेम्ड नावल। नेक्टर इन नसीब 1954 में वाज मार्कंडेय फर्स्ट पब्लिश नावल एंड बिकेम एन इंटरनेशनल सक्सेस, establishing her reputation as significant voice in Indian English literature. Question number 9 है, what major themes frequently appear in Markandeya's work? यानी मार्कंडेय के वर्क में कौन सा थीम ज्यादातर दिखाई पड़ता? अर्बन इंडस्ट्रियलाइजेशन ओनली, ईस्ट वेस्ट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट, ईस्ट वेस्ट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड सोशल चेंज। यस, बी इज द राइट आंसर। उनके वर्क में ईस्ट वेस्ट कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट क्लियरली नजर आता है। और मैंने बताया ये चीज आप देख सकते हैं। कहाँ पर देख सकते हैं ये चीज? आप जो है देख सकते हैं उनके अपने नावल में, जो कल मैंने कवर किया हुआ था, जिसमें ललिता है, सरोजा है, मिस्टर गुप्ता है, अम्मा है, अब्बा है, जो कुछ भी है। ललिता का रोल क्या है? वो वेस्टर्नाइजेशन जो आइडियोलॉजी है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी है, जो वेस्टर्नाइजेशन है, उससे कितनी मुतासिर है, प्रभावित है सब चीजें। उन्होंने कहा कि वो दो कल्चर के, लिविंग बिटवीन टू कल्चर्स, वो दो कल्चर को उन्होंने अपनाया हुआ था। एक तो इंडियन कल्चर जो जन्म से लेकर मैरिज तक था, लेकिन मैरिज के बाद वेस्टर्न कल्चर। मार्कंडेय ऑफन एक्सप्लोर थीम्स ऑफ कल्चरल क्लैश, मॉडर्नाइजेशन, ट्रेडिशन एंड द चेंजिंग फेस ऑफ इंडियन सोसाइटी इन द नॉवेल्स। ये सब चीजें उनके नॉवेल में चलती रहती है। इन विच ईयर डिड कमला मार्कंडेय डाइड? कमला मार्कंडेय की डेथ कब हुई है? 2004 में हुई। एक्सप्लेनेटरी नोट्स, कमला मार्कंडेय डाइड ऑन May 16, 2004 इन लंदन एट द एज ऑफ 79, leaving behind a significant literary legacy in Indian English literature. 11 है कि विच लिटरेरी पीरियड इज कमला मार्कंडेय एसोसिएटेड विद? कमला मार्कंडेय का लिटरेरी पीरियड क्या रहा है? कमला मार्कंडेय का जन्म 1924 में हुआ। जन्म के पैदा होते समय तो लिखना शुरू नहीं कर दी थी, पली बड़ी। तो अगर आप देखा जाएगा तो पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया, पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया का मतलब स्वतंत्र भारत के बाद उनका अपना पीरियड रहा है। तो यहाँ पर जो आंसर है वो क्या है? पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन इंग्लिश लिटरेचर में 1947 में जब भारत स्वतंत्र हो गया था, या पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी को लेकर के उन्होंने क्या किया? उन्होंने लिखा हुआ मॉडर्निटी, मॉडर्नाइजेशन,
पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी, इन सब चीजों को लेकर के। नेक्स्ट है व्हाट वाज डिस्टिंक्टिव अबाउट मार्कंडेयस नैरेटिव स्टाइल। मार्कंडेय की जो नैरेटिव स्टाइल है उसमें क्या एक बहुत अलग चीज है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शसनेस ओनली, रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल विद साइकोलॉजिकल डेप्थ। यस, जो कमला मार्कंडेय है उनकी नावल में जो भी कैरेक्टर है, जो नरेशन है, जो प्रेजेंटेशन है, उसमें रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल है। रियलिस्टिक पोर्ट्रेयल से क्या मतलब है, जो भी प्रेजेंट करती है वो वास्तविकता के धरातल पर उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है और साइकोलॉजिकल डेप्थ उन्होंने दिखाने की कोशिश की है। मार्कंडेय वाज नोन फॉर हर रियलिस्टिक नैरेटिव स्टाइल combined with deep psychological insights into her characters, particularly women facing social and cultural institutions. क्वेश्चन नंबर 13 है विच सोशल इश्यूज डिड मार्कंडेय फ्रीक्वेंटली एड्रेसेस। मार्कंडेय ने कौन से सोशल इश्यूज को एड्रेस किया है। वुमेन्स पोजीशन इन चेंजिंग सोसाइटी, कास्ट सिस्टम, पॉवर्टी एंड रूरल अर्बन डिवाइड, ऑल ऑफ देम, सब में। या इट्स अ वेरी सिग्निफिकेंट पॉइंट कि कमला मार्कंडेय ने जो सोशल इश्यूज प्रेजेंट किया हुआ है वो कौन कौन सा है। वुमेन्स पोजीशन इन चेंजिंग सोसाइटी, वुमन का जो पोजीशन है चेंजिंग सोसाइटी में, बदलते परिवेश में, उसको उन्होंने प्रेजेंट किया है। कास्ट सिस्टम को बताया है, पॉवर्टी एंड रूरल अर्बन डिवाइड उसको उन्होंने बताया हुआ है। सारे तीन रहे। वही एक्सप्लेनेटरी नोट्स में भी रहा है कि मार्कंडेय वर्क्स कॉम्प्रिहेंसिव एड्रेस वेरियस सोशल इश्यूज, वुमेन्स स्ट्रगल को प्रेजेंट की है, कास्ट डिस्क्रिमिनेशन को प्रेजेंट किया है, इकोनॉमिक डिस्पैरिटी को प्रेजेंट किया है एंड द चैलेंजेस ऑफ मॉडर्नाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट वाज मार्कंडेयस अप्रोच टू डिपिक्टिंग इंडियन कल्चर। मार्कंडेय का क्या अप्रोच था जब उन्होंने इंडियन कल्चर को डिपिक्ट किया या वो प्रेजेंट किया। रोमांटिसाइज्ड एंड आइडियलिस्टिक, क्रिटिकल येट एम्पैथेटिक, कंप्लीटली नेगेटिव, प्योरली डॉक्यूमेंट्री। क्रिटिकल येट एम्पैथेटिक, उन्होंने जब भी इंडियन कल्चर को प्रेजेंट किया तो इंडियन कल्चर की कमियां बताई, लेकिन उनका हमेशा जो है सिंपैथी, सहानुभूति इंडियन कल्चर के प्रति रही है। मार्कंडेय मेंटेन्ड अ बैलेंस्ड पर्सपेक्टिव ऑन इंडियन कल्चर, नीदर रोमांटिसाइज्ड नॉर कंडेमनिंग इट इंटायरली, but showing both its strength and limitation। उन्होंने ना बहुत ज्यादा तारीफ की है, बैलेंस उन्होंने बनाया है, और ना ही बहुत ज्यादा उन्होंने आलोचना की है, बल्कि उसकी ताकत को, स्ट्रेंथ को और उसकी लिमिटेशंस को उन्होंने बताया। क्वेश्चन नंबर 15 है विच लिटरेरी अवार्ड्स आर रिकॉग्निशन डिड मार्कंडेय रिसीव। बुकर प्राइज, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड क्रिटिकल एक्लेम, नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर, पुलित्जर प्राइज। नो, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड क्रिटिकल एक्लेम। ऐसा नहीं कोई बड़ा पुरस्कार उन्हें मिला, लेकिन प्रसिद्धि उन्हें बहुत ज्यादा मिली। 5 है जो उनके वर्क को लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 से है इन विच ईयर टू वर्जिस पब्लिश। टू वर्जिस का पब्लिश हुआ था 1973 ईस्वी में पब्लिश हुआ था। इसमें क्या क्या थीम है 1973 में पब्लिश हुआ। मार्कंडेय ने जो इसमें थीम किया हुआ है जिस थीम को लेकर के उन्होंने बात किया है उसमें कल्चरल ट्रांजिशन है, वुमेन्स लिबरेशन है। 17 है हु आर द टू मेन कैरेक्टर्स। इसमें टू मेन कैरेक्टर्स कौन है, सरोजा एंड ललिता। यस, सरोजा एंड ललिता आर द टू मेन कैरेक्टर्स। The novel centers around two sisters, Saroja and Lalitha, who represent different responses to modernity and tradition. एक जो ललिता है वो मॉडर्निटी का प्रतीक है, जो सरोजा है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज का प्रतीक है। व्हाट इज द प्राइमरी सेटिंग ऑफ टू वर्जिन। जो टू वर्जिन नॉवेल है इसका सेटिंग कहाँ पर है। इसका सेटिंग है रूरल विलेज इन तमिलनाडु, अर्बन सिटी, नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडियन टाउन अंडरगोइंग मॉडर्नाइजेशन। यस, दक्षिण भारत का शहर जिसमें आधुनिकता की उपस्थिति या आधुनिकता आहिस्ता आहिस्ता आ रही थी। पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया की बात थी ना, तो साउथ इंडियन टाउन undergoing modernization. The novel is set in South Indian town that is experiencing the tensions between traditional life and modern influence, providing the perfect backdrop for the story's central conflict. What is the main conflict in Two Virgins? जो Two Virgins है उसका main conflict क्या है? Political revolution, tension between traditional and modern values. Yes, tension between traditional and modern values. This is the point.
जो सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्लैश है किसके बीच, बिटवीन ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज एंड मॉडर्न वेस्टर्न इन्फ्लुएंस के बीच। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाउ आर सरोजा एंड ललिता डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सरोजा और ललिता कैसे एक दूसरे से डिफरेंट है। वन इज ट्रेडिशनल, द अदर इज मॉडर्न। यस, एक ट्रेडिशनल है और दूसरी क्या है, मॉडर्न है। एक जो है ट्रेडिशनल वैल्यूज को सपोर्ट करती है तो दूसरा मॉडर्न के प्रति अट्रैक्टेड है। क्वेश्चन नंबर 21 है, व्हाट रोल डज द फैमिली प्ले इन टू वर्जिन्स। कह रहे फैमिली क्या रोल प्ले कर रही टू वर्जिन्स से। इट्स कंप्लीटली अपसेंट, इट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल अथॉरिटी एंड एक्सपेक्टेशन। यस, जो परिवार है, जिस परिवार में सरोजा का, ललिता का पालन पोषण हुआ है, वह एक ऐसा परिवार है जो ट्रेडिशनल अथॉरिटी और एक्सपेक्टेशन को रिप्रेजेंट करता है। ट्रेडिशनल फादर डिसीजन मेकर है, फादर ही जो है क्या करता है, और उनको लगता है कि खास करके ललिता को कि दे डोंट हैव एनी चॉइस, उनके पास कोई चॉइस नहीं है। शी हैज अ ड्रीम, व्हाट ड्रीम, शी वांट्स टू बी स्टार इन फिल्म इंडस्ट्री में। तो उसको लगता है कि कोई चॉइस नहीं, एजुकेशन से लेकर के डिसीजन लेने तक। द फैमिली इन द नॉवेल सर्व्स एज द रिपोजिटरी ऑफ ट्रेडिशनल वैल्यूज, और ट्रेडिशनल वैल्यूज और सोशल एक्सपेक्टेशन से जुड़ा हुआ है। क्रिएटिंग प्रेशर ऑन द यंग वुमन टू कंफर्म द टू कन्वेंशनल रोल। 22 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द टाइटल टू वर्जिन्स। करें कि जो टाइटल टू वर्जिन्स है इसका सिग्निफिकेंस क्या है। It represents to religious purity only. It symbolizes innocence facing corruption. It represents traditional female virtue in a changing world. Yes, जो नावल है टू वर्जिन्स, ये क्या बताया जा रहा है, उसका टाइटल का क्या सिग्निफिकेंस है। इट रिप्रेजेंट्स ट्रेडिशनल फीमेल वर्च्यू इन अ चेंजिंग वर्ल्ड। जो चेंजिंग वर्ल्ड है, बदलता हुआ जो परिवेश है, उसमें जो वुमन है वो कितना ट्रेडिशन को फॉलो कर रही है और कितना ज्यादा ट्रेडिशन के साथ जुड़ी हुई है, इसको दिखाने की कोशिश की गई है। हाउ डज मार्कंडेय पोर्ट्रे द इम्पैक्ट ऑफ वेस्टर्न कल्चर। वेस्टर्न कल्चर का क्या इम्पैक्ट है, कैसे उसको दिखाया गया। इंटायरली पॉजिटिव, इंटायरली निगेटिव, कॉम्प्लेक्स एंड एम्बिग्यूस। यस, वेस्टर्न कल्चर को उन्होंने दिखाया कि वेस्टर्न कल्चर बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जटिलताओं से भरा और बहुत क्लियर नहीं है। Markandeya presents a nuanced view of Western influence, showing both its liberating potential and potentially destructive effects on traditional social structure. 24 है, what is the role of education in two words? Education का क्या रोल है। It's discouraged for men, it becomes a tool for women's empowerment and confusion. Yes, उस समय जब औरतों को पढ़ाई के लिए कुछ मौका मिला, वो पढ़ी, उनके साथ एक क्वेश्चन आना, उनके माइंड में आना स्वाभाविक है कि मेरा रोल सोसाइटी में क्या है, मेरा रोल फैमिली में क्या है, क्यों फादर ही डिसीजन मेकर है, व्हाई आई एम नॉट इन पोजीशन टू टेक द प्रॉपर डिसीजन ऑफ माय ओन लाइफ। These questions come in their mind and they get confused. एजुकेशन इन द नॉवल सर्व्स एज बोथ एज एम्पावरिंग। एजुकेशन ने लोगों को क्या किया, एम्पावर बनाया, शक्तिशाली बनाया। फोर्स दैट ओपन न्यू पॉसिबिलिटीज फॉर वुमेन एंड अ सोर्स ऑफ कंफ्यूजन। 25 है, हाउ डज द नॉवेल एड्रेस द थीम ऑफ वुमेन सेक्सुअलिटी को लेकर कैसे बात किया। इट एवॉइड द टॉपिक, इसमें टॉपिक को एवॉइड किया गया। इट एड्रेसेस इट ओपनली एंड फ्रैंकली। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वुमेन्स के सेक्सुअलिटी को लेकर के, उनकी पोजीशन को लेकर के ये क्या करता है, इट एड्रेसेस इट ओपनली एंड फ्रैंकली। For its time, Two Virgins was relatively bold in addressing women's sexual desires and the conflict between traditional expectation of female purity and natural human sexuality. 26 है, what is the attitude toward marriage in the novel। करें क्या एटीट्यूड है लोगों का मैरिज को लेकर के, नावल में क्या दिखाया गया है। Marriage is presented as purely positive. Marriage is seen as oppressive. Marriage is viewed with complexity both as security and limitation. Yes, मैरिज को लेकर के नावल में जो नजरिया है वो ये है कि ये जो है बहुत कॉम्प्लेक्सिटी है इसमें, और साथ ही साथ सिक्योरिटी और लिमिटेशन भी है। मैरिज इज व्यूड बोथ कॉम्प्लेक्सिटी बोथ एज सिक्योरिटी एंड लिमिटेशन।
The novel presents marriage as a complete institution that offers security and social acceptance with potentially limiting women's personal growth and freedom. क्वेश्चन नंबर 27 है, हाउ डू द कैरेक्टर्स रिस्पॉन्ड टू सोशल चेंज। कैरेक्टर कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं सामाजिक बदलाव जो अपने समय में वो देखते हैं। All embrace it enthusiastically, all reject it completely. They respond with varying degrees of acceptance and resistance. Yes, कैरेक्टर जो है जो भी बदलाव अपने समय में देखते हैं, कुछ उसको स्वीकार करते हैं और कुछ का विरोध भी करते हैं। They respond with varying degrees, acceptance भी है और resistance भी है। यही सेम चीज एक्सप्लेनेटरी नोट्स पे कि डिफरेंट कैरेक्टर्स इन द नॉवेल रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू सोशल चेंज। जो सामाजिक बदलाव हो रहा है उसको अलग अलग ढंग से रिस्पॉन्स देते हैं, रिफ्लेक्टिंग द वेरीड वेज पीपल इन इंडियन सोसाइटी डील विद मॉडर्नाइजेशन एंड कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन। व्हाट रोल्स डज जनरेशन कॉन्फ्लिक्ट प्ले। करें कि जो जनरेशनल कॉन्फ्लिक्ट है वो क्या रोल प्ले करता है टू वर्जिस में। इट्स absent from the novel. It's a central theme showing different generational attitudes. It's resolved quickly. It only affects male characters. It's a central theme showing different generational attitude. What I want to tell you, it's a central theme showing different generational attitude. फिर से आप क्वेश्चन देखिएगा, What role does generational conflict, जो एक जनरेशन गैप है, पिता और उनकी दो बेटियां सरोजा ललिता, उनमें गैप है। पिता जो है पट्याकी के प्रतीक है, डिसीजन मेकर है, ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज के प्रतीक है, लेकिन जो बेटियां हैं पढ़ने के बाद उनमें जो एक चेतना आई हुई है, जो वेस्टर्नाइजेशन कल्चर का असर आया हुआ है, उसका एक गैप है। तो उसको लेकर के इट्स सेंट्रल थीम शोइंग डिफरेंट जनरेशनल एटीट्यूड, जो डिफरेंट जनरेशनल एटीट्यूड है उसको दिखाया गया है। द नॉवेल एक्सप्लोर द टेंशन बिटवीन ओल्डर जनरेशन होल्डिंग ट्रेडिशनल वैल्यूज, जो फादर है वो ट्रेडिशनल वैल्यूज को, यंगर जनरेशन जो मॉडर्न आइडियाज को महत्व देते हैं, पार्टिकुलरली रिगार्डिंग वुमेन्स रोल। 29 है, हाउ डज मार्कंडेय यूज द टाउन सेटिंग टू रिफ्लेक्ट ब्रॉडर चेंज। मार्कंडेय ने टाउन सेटिंग को कैसे यूज किया ब्रॉडर चेंज के लिए। द टाउन रिमेन स्टेटिक, द टाउन्स ट्रांसफॉर्मेशन मिरर्स इंडिया सोशल चेंजेस। दिस इज द राइट आंसर। द टाउन्स ट्रांसफॉर्मेशन, जो छोटे छोटे कस्बे हैं वहां पर भी बदलाव आ रहा है, बहुत तेजी के साथ बदलाव आ रहा है। और ये बदलाव कैसा है, कल्चर को लेकर के। भारत के जो सामाजिक ताना बाना है उसमें बदलाव आ रहा है, तमाम सामाजिक परिवर्तन आ रहे हैं, उसको प्रेजेंट किया गया है। वही एक्सप्लेनेटरी नोट्स में दिखाया गया कि द चेंजिंग टाउन सर्व्स एज अ माइक्रोकॉस्म ऑफ इंडियाज ब्रॉडर ट्रांसफॉर्मेशन विद न्यू इन्फ्लुएंस चैलेंजिंग एस्टैब्लिश्ड वे ऑफ लाइफ। 30 है, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सिनेमा इन द novel? It has no importance. It represents Western influence and new ideas about relationship. Yes. What is the significance of the cinema in the novel? सिनेमा का क्या महत्व नावल? It represents Western influence. यह पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है और नए आइडियाज और नए रिलेशनशिप को दिखाता है। Cinema in the novel serves as a powerful symbol of Western influences, bringing new ideas about love, relationship and women's role, उसको लेकर के। How does the novel treat the theme of individual choice बनाम social expectation? करें नावल में एक जो इंडिविजुअल चॉइस है, ललिता की जो चॉइस है वह इंडिविजुअल चॉइस है, समाज का अलग से अपना एक्सपेक्टेशन, इनके बीच में क्या है? Social expectation always win, individual choice always prevail. The tension between them creates the novel central drama. Yes, जो व्यक्तिगत चॉइस है और जो समाज की उम्मीद है उसमें एक कॉन्फ्लिक्ट दिखाया गया है नॉवेल में, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 32 क्वेश्चन है, व्हाट इज मार्कंडेयज एटीट्यूड टूवर्ड वुमन टूवर्ड ट्रेडिशन इन टू वर्जिस। मार्कंडेय का क्या एटीट्यूड है ट्रेडिशन को लेकर के टू वर्जिस में, परंपराओं को? कंप्लीटली डिसमिसिव, अनक्रिटिकली एक्सेप्टिंग, नुआंसेस शोइंग बोथ वैल्यू एंड लिमिटेशन। उन्होंने क्या किया, उसके नुआंस को प्रेजेंट किया, बताया कि जो ट्रेडिशनल वैल्यूज है इसकी अपनी कुछ महत्ता भी है और इसकी अपनी कुछ जो है लिमिटेशन की कुछ कमियां भी है।
Markandeya presents a balanced view of tradition, acknowledging its cultural value while also showing how it can be restrictive, especially for women. 33 है, how are male characters portrayed in the novel? मेल कैरेक्टर्स को कैसे दिखाया गया है? एज कंप्लीटली विलेंस, एज परफेक्ट हीरोज, एज प्रोडक्ट ऑफ जस्ट सोशल कंडीशन विद वेरिंग डिग्रीज ऑफ अंडरस्टैंडिंग। जो मूल मेल कैरेक्टर है वो प्रोडक्ट ऑफ सोशल कंडीशनिंग है, जैसे जैसे रहा है, और उनकी वेरिंग डिग्रीज है उनको समझने का। जैसे अगर आप मिस्टर गुप्ता को लेंगे तो मिस्टर गुप्ता सिनेमा में तो है, लेकिन वो सिनेमा में जो ललिता का एम्बिशन रहा है वो ललिता के एम्बिशन को उससे कोई लेना देना नहीं है, बल्कि कहते हैं कि ललिता से कि ये तुम्हारा जो एम्बिशन है मैं पूरा करूंगा। उसको तमाम ख्वाब दिखाते हैं, कहते हैं मैं तुम्हें स्टारडम की कैटेगरी में ले जाऊंगा, यू विल बी स्टार, लेकिन उसके लिए उसको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। तो इस चीज को हम देखते हैं कि शी इज सेक्सुअली हैरस्ड, यू कैन से कि साइड लाइन है, और उसको जो है प्रॉपर मेन स्ट्रीम में रखा नहीं जाता। शी इज यूज्ड एज कमोडिटी के रूप में, उसको एक ऑब्जेक्ट के रूप में वो यूज करते हैं। एज प्रोडक्ट्स ऑफ देयर सोशल कंडीशनिंग विद वेरिंग डिग्रीज, इसमें दिया गया है कि जैसे मेल कैरेक्टर्स आर पोर्ट्रेड एज कॉम्प्लेक्स इंडिविजुअल शेप्ड बाय देयर सोशल एनवायरनमेंट। सब मोर प्रोग्रेसिव, कुछ तो मेल कैरेक्टर ज्यादा प्रोग्रेसिव है, लेकिन कुछ उनका एटीट्यूड वुमन के प्रति अच्छा नहीं है। What narrative technique does मार्कंडेय primarily use in two वर्सेस? कौन सा narrative technique उन्होंने यूज किया है? फर्स्ट पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन उन्होंने यूज किया। थर्ड पर्सन कौन सा? ओमनिशियंट। मार्कंडेय इम्प्लॉय थर्ड पर्सन, मार्कंडेय ने थर्ड पर्सन को, थर्ड पर्सन नरेशन को, जो ओमनिशियंट नरेटर होता है जिसे सब पता होता है, allowing her to explore the inner lives of multiple characters and quite broader social। हाउ डज द नॉवेल एड्रेस क्लास डिफरेंस? नॉवेल में क्लास डिफरेंस को कैसे दिखाया गया? इट शोज हाउ क्लास इंटरसेक्ट्स विद जेंडर एंड ट्रेडिशन। क्लास डिफरेंस को जेंडर और ट्रेडिशन के आधार पर दिखाया गया। वुमन का क्लास, मेल का क्लास, और फिर उसके बाद जो है कौन डोमिनेंट है, कौन किस तरह की। वुमन में भी दो तरह की वुमन है, एक ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज को महत्व देती है, एक उनका क्लास है। एक ललिता जैसी वुमन का क्लास है जो कि मॉडर्निटी से, वेस्टर्न कल्चर से इन्फ्लुएंस्ड है। तो क्लास इस तरह से आप देख सकते हो। The novel demonstrates how class position of affects characters' access to education opportunities and their ability to challenge or conform to traditional experience. What is the significance of clothing and appearance in the novel? Clothing और appearance का क्या significance है? They are superficial concerns. They symbolize cultural identity and change. Yes, they symbolize cultural identity and change. क्लॉथिंग का जो है कि किस तरह के कपड़े को दिखाया गया है पहनते हुए, किस तरह के कपड़े को यूज किया गया है नॉवेल में, वो किसका प्रतीक है? दे सिंबलाइज कल्चरल आइडेंटिटी एंड चेंज। क्लॉथिंग एंड अपीयरेंस सर्व एज एक्सटर्नल मार्कर्स ऑफ इंटरनल कल्चरल ट्रांसफॉर्मेशन, शोइंग हाउ कैरेक्टर्स नेविगेट बिटवीन ट्रेडिशनल एंड मॉडर्न आइडेंटिटी। 37 है, How does the novel treat the concept of honor and shame? नावल कैसे ट्रीट करता है कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर और शेम को, जो सम्मान और शर्म की चीजों को? इट रेनफोर्सेस ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट्स कंप्लीटली, इट रिजेक्ट्स देम entirely, it critiques while showing their powerful social impact. Yes, it critiques while showing their powerful social impact. क्वेश्चन मैं फिर से बता दूं, क्वेश्चन है कि हाउ डज द नॉवेल ट्रीट द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑनर एंड शेम? नावल में ऑनर को, सम्मान को, और शेम को, शर्म को कैसे प्रेजेंट किया गया है? इट क्रिटिक्स व्हाइल शोइंग देयर पावरफुल सोशल इम्पैक्ट। ये इस तरह से दिखाया गया है कि जो पावरफुल सोशल इम्पैक्ट है, समाज का जो एक डर होता है, अगर आप कोई गलत काम करेंगे तो आपको डर लगता है समाज क्या कहेगा, नातेदार क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे। इस तरह से शेम को और सम्मान दोनों को दिखाने की कोशिश की गई। द नॉवेल क्रिटिकली examines traditional concepts of honor and shame, particularly as they apply to women, by showing their continued influence on behavior and social relationship. नेक्स्ट है, व्हाट रोल डज गॉसिप एंड सोशल ओपिनियन प्ले इन द नॉवेल? करेक्ट, गॉसिप और सोशल ओपिनियन का क्या रोल है? इट्स इररिलेवेंट टू द कैरेक्टर्स,
It serves as a powerful force to social control. Yes, B is the right answer. It is purely entertainment. No, B is the right answer. It serves as a powerful. जो गासिप होता है, तमाम छोटी छोटी दुकानें होती है चाय की, पान की, उस पर लोग गांव के टाउन एरिया के लोग बैठे रहते हैं, वहीं पे सारी पॉलिटिक्स की बातें, दूसरे के घरों की बातें कि उनके घर के लोग ऐसे हैं, उनके घर के लोग ऐसे हैं, ललिता ऐसी है, सरोजा ऐसी है, ललिता तो ये कर रही है, तमाम गॉसिप होता है और वहीं से तमाम चीजें मार्केट में निकल के हर जगह फैमिली की चीजें मार्केट में पहुंचती है, तो इससे भी लोग कंट्रोल करते हैं। गॉसिप एंड कम्युनिटी opinion function as mechanism of social control, particularly affecting women's behavior and choices in the close-knit community. 39 है, how does Markandeya handle the theme of women's economic independence? Women's economic independence को उन्होंने कैसे हैंडल किया? C is the right answer. She explores it as both liberation and challenge. वो ये कहती है कि अगर औरतें आर्थिक रूप से सक्षम होंगी तो वे इंडिपेंडेंट होगी और उनको लिबरेशन का एहसास होगा। तो अगर आप देखेंगे कि मार्कंडेय ने बहुत क्लियरली ये बताया है कि लिबरेशन और चैलेंजेस को लेकर के, द नॉवेल एग्जामिन्स वुमेन्स इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस एज पोटेंशियली लिबरेटिंग व्हाइल आल्सो शोइंग द सोशल एंड पर्सनल चैलेंजेस इट क्रिएट्स इन अ ट्रेडिशनल वे। क्वेश्चन नंबर 40 है, व्हाट इज द नॉवेल्स पर्सपेक्टिव ऑन लव एंड अरेंज मैरिज? लव और अरेंज मैरिज को क्या लेकर के है? It completely supports arranged marriage. It advocates only for love marriage. It presents both system with their complexity. ये दोनों सिस्टम को प्रेजेंट करता है, लव मैरिज को भी, अरेंज मैरिज को भी, और ये बताता है कि दोनों में जटिलताएं भी है, दोनों में दुश्वारियां हैं, दोनों में परेशानियां भी। The novel offers a nuanced view of both arranged marriage and love marriage, showing the potential benefits and problems of each system. How does the novel depict the relationship between mothers and daughters? Novel कैसे relationship को दिखाता है mothers और daughters को? As uniformly harmonious, as completely antagonistic, as complex, involving love, protection and conflict. As complex, involving love, protection and conflict. Mother-daughter relationships in the novel reflect broader generational tension while also showing the deep bonds and protective instinct that persist despite disagreement. मैं फिर से क्वेश्चन 41 पढ़ूंगा। हाउ डज द नॉवेल डिपिक्ट द रिलेशनशिप? मदर और डॉटर की रिलेशनशिप को कैसे दिखाया गया? कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप को, चाहे वो इन्वॉल्विंग लव हो, चाहे प्रोटेक्शन हो, कॉन्फ्लिक्ट हो। अगर आप देखेंगे कि ललिता और सरोजा की जो माँ है वो ट्रेडिशनल वुमन है, जिनके ऊपर पिता का ही पूरा अधिकार, अथॉरिटेटिवली जो है कंट्रोल किया जाता है किसको? उनकी माँ को। वो बहुत चीजें सहन करती है और उसके खिलाफ नहीं जा पाती है। What is the significance of religious practices in two virgins? They are rejected by all characters. जो religious significance है वो क्या है? They are rejected by all characters. They represent cultural continuity and change. Yeah, they represent cultural continuity and change. Religious practices serve as anchor of cultural identity and continuity, providing stability to some characters while being bastioned by others in the changing social landscape. How does the novel address the theme of identity in crisis? कैसा है? Characters have no identity problem. Only young characters face identity. So multiple characters struggle with changing identity in modern. C is the right answer. मल्टीपल कैरेक्टर्स को अपनी आइडेंटिटी इशू है, मेरा क्या रोल है, मेरी क्या पोजीशन है। केवल ललिता ही नहीं, सरोजा भी ग्रेजुअली she finds that she doesn't have an option, she doesn't have options in family. She also comes to know about patriarchy, decision maker, the role of the father, choices को लेकर के सब चीजें जो है। What is मार्कंडेया's treatment of female friendship in the novel? जो फीमेल फ्रेंडशिप है वो कैसे उन्होंने ट्रीट किया हुआ? It's absent from the story. It's portrayed as competitive only. It's shown as supportive yet complicated by social pressure. Yes, C is the right answer. It's shown as supportive yet complicated by social pressure.
Female friendship in the novel are portrayed realistically, showing genuine support and understanding while also being affected by social expectation and judgment. How does the novel conclude regarding the central conflict? जो central conflict है कैसे conclude होता है? All conflicts are nearly resolved. सारे conflict का resolve किया जाता है. No, the ending is ambiguous, reflecting life's complexity. Yes, जो नावल का समापन होता है खास करके सेंट्रल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? ट्रेडिशनल इंडियन वैल्यूज, ट्रेडिशनल इंडियन कल्चर, मॉडर्निटी, मॉडर्न आइडियाज, वेस्टर्नाइजेशन, उसके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो जो दिखाया गया वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती बल्कि वो एम्बिग्यूज रहता है, नॉट क्लियर और जटिलताओं से भरा हुआ है. द नॉवेल्स conclusion maintain this the ambiguity that characters see real life avoiding simple resolution and reflecting. 46 है what literary significance does, क्या लिटरेरी सिग्निफिकेंस है जो टू वर्जिन्स जो नॉवेल है इसका लिटरेचर में क्या महत्व है? इट इज कंसीडर्ड अनइम्पोर्टेंट, इट्स सिग्निफिकेंट फॉर इट्स फ्रैंक ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन्स इशू. यस, इसका सिग्निफिकेंस बी इज द राइट आंसर. इसका सिग्निफिकेंस यही है कि इसमें वुमन इशू को लेकर के बात किया गया. Two Virgins is considered significant for its relatively bold and honest treatment of women's sexuality, desires and conflict in traditional Indian society. 47 है how does Markandeya bicultural experience influence two virgins? It has no influence on the novel. It provides insight into cultural conflicts and transitions. It makes the novel less authentic. It only affects the language used. Yes. फिर से क्वेश्चन में पढ़ा हाउ डज मार्कंडेय बाई कल्चरल, बाई दो कल्चर उन्होंने दिखाया है, वेस्टर्न कल्चर, इंडियन कल्चर उन्होंने दिखाया. बाई कल्चरल एक्सपीरियंसेस जो कैसे प्रेजेंट करती हैं इज द राइट आंसर. इट प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू कल्चरल कॉन्फ्लिक्ट एंड ट्रांजिशन. Markandeya's experience living between Indian and Western culture gives her unique insight into the cultural tensions and transformation that form the novel's central theme. What critique of Indian society does the novel offer? It criticizes it. No critique is offered. It criticizes restrictive tradition, especially regarding women. Yes, नावल में जो आलोचना की गई है परंपरा को जो औरतों को कंट्रोल करती है, जो औरतों के ऊपर अपने अधिकार को दिखाती है अथॉरिटेटिव वे में और उनको ऑप्शन फ्रीडम का, एजुकेशन का, डिसीजन मेकर का, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का जो ऑप्शन नहीं मिलता उसको लेकर के उन्होंने बताया हुआ. The novel offers a critical examination of restrictive traditional practices, particularly those that limit women's freedom. जो वुमेन्स के फ्रीडम को, उनकी पोटेंसी को, इस सब चीजों को रिस्ट्रिक्ट करती है. 49 हाउ डज टू वर्जिन कंपेयर टू मार्कंडेय अदर वर्क. टू वर्जिन की तुलना मार्कंडेय के दूसरे कामों से कैसे की जा सकती है? It's completely different in theme. It continues her exploration. It continues her exploration of cultural transition and women's issues. It's her only novel about women. It lacks her usual social awareness. No, the right answer is B. It continues her exploration of cultural transition. ये लगातार क्या करती है, जो सांस्कृतिक परिवर्तन होता है, जो वुमन का इश्यूज है उसको लेके बात करती है. Virgin fits within Markandeya's broader body of work in its examination of cultural change. 50 है what makes two virgins relevant to contemporary reader? It has no contemporary relevance. Its theme of identity, traditional modernity and women's empowerment remain relevant. Yes, करेक्ट. फिर से क्वेश्चन देखिए व्हाट मेक्स टू वर्जिन्स रेलिवेंट. आखिर जो टू वर्जिन जो नावल है क्यों रेलिवेंट है, क्यों इम्पोर्टेंट है? इसलिए है कि इसमें थीम ऑफ आइडेंटिटी है, ट्रेडिशन है, मॉडर्निटी है, वुमेन्स एम्पावरमेंट को लेके बात की है, इसलिए रेलिवेंट है. थैंक्स फॉर attending the class and giving your precious time. In this way I have explained, and today we have Ajay ji, Said bhai, Neha ji, Sujit ji.
I expect that you can unmute and respond me. How did you find the session? If you have any suggestion, you can write even chat box also. Chat box में भी आप लिख सकते हैं. Sahiba has responded, nice explanation. That's good. I expect more from Ajay ji, Neha ji, and Sujit ji. Sujit ji has written nice explanation. Ajay ji has also written nice. Okay, thanks for joining the session. Tell others people also that the class has started. They can join. Neha is saying, could you explain yesterday's colonial and post-colonial identity again? Yes, Neha. Why not? Why not? Exactly. Give me only one minute. Actually, when we talk about colonial identity, then remember that in colonial identity, the native people become, the born people of that nation become the second class citizen. I will start my camera, then you will be able to, I will be visible. I hope I am visible. Am I visible? And are you getting my voice? Okay. So a very important question has been asked from the side of Neha. She is saying, can you explain colonial and post-colonial identity? I would like to tell you that when I talk about colonial identity or post-colonial identity, one thing is very important, and what is that? When you talk about colonial identity, in colonial identity, the born people of that nation means we Indian, we the people of India, as we find in the प्रस्तावना ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हम भारत के लोग. तो हम भारत के लोग ये जो कॉन्सेप्ट आया ये पोस्ट इंडिपेंडेंट के बाद आया. अब कोई ना तो सेल्फ है ना अदर है, जो भी भारत के नागरिक है वो सब भारतवासी है. अब यहाँ पे सेल्फ और अदर की बात नहीं है. वी ऑल आर इक्वल. यहाँ पे चाहे क्रिश्चियन होगा, चाहे हिंदूज होगा, चाहे मुस्लिम होगा, चाहे जैन होगा, चाहे सिख होगा. आफ्टर पोस्ट colonial India, we found our constitution, and in that constitution, in preamble, there is the concept of we people of India. हम भारत के लोग. तो हम भारत के लोग में whether they follow any religion, whether they belong to any caste, whether they belong to any race, that doesn't matter. सबका आइडेंटिटी क्या है? भारतीय है. कोई किसी भी देश में चला जाएगा लेकिन उसको किस नाम से एड्रेस किया जाएगा कि ही इज एन इंडियन, वह एक भारतीय है. ये पॉइंट हमें ध्यान में रखना. यह अब इस समय कोई दीवार नहीं है कि कोई कोलोनाइजर है, कोई कोलोनाइज्ड है, कोई सेल्फ है, कोई अदर है. ये पोस्ट कोलोनियल आइडेंटिटी हो गई. जो कोलोनियल आइडेंटिटी थी उसमें ये था कि कोई बाहर की इंपीरियलिस्ट पार आई. बाहर का मतलब यूरोपियन नेशन, चाहे आप एक कह दीजिए ब्रिटिशर, चाहे आप कहिए पुर्तगीज, चाहे आप कहिए डच, चाहे आप कहिए फ्रांसीसी, फ्रेंच पीपल, वास्को डिगामा, कोलंबस, व्हाटएवर, वे चले जो है विद द पर्पस ऑफ बिजनेस. दे नेविगेटेड द न्यू ways of business or commerce and trade. And what happened that when they came in India, they settled here down with the purpose only to make business here, only to be a businessman. But with the passage of time, they became powerful. They came in power. तब उन्होंने पहले तो वो हमारे सामने याचना करता थे. अगर आप देखेंगे मुगल एम्पायर के टाइम में जब ब्रिटिशर आते हैं, उनका बिजनेस चाहे सूरत के भड़ौच में हो, चाहे कहीं पर भी रहा हो, दे टुक परमिशन. लेकिन जैसे जैसे एम्पायर कमजोर होता गया, वो पावर में आते गए और हमारे यहाँ के जो छोटे बड़े राजा थे वो आपस में ही लड़ते रहे, उसमें यूनिटी नहीं थी, तो उसका वो फायदा उठाए. और जब वो सत्ता में आए तो सत्ता में ब्रिटिशर करीब 190 साल, 180 साल, अगर हम 1857 से जोड़े 1947 तक चले
तो लगभग 190 साल तक दे रूल्ड ओवर इंडिया। तो जो रूलिंग होती है केवल तलवार के बल पर नहीं होता है, रूलिंग केवल इसके बल पर नहीं है कि खासकर ब्रिटिश आइडियोलॉजी में, कॉलोनियल आइडियोलॉजी जो थी, ये नहीं था कि आप किसी को तलवार के बल पर बहुत दिनों तक दबा सकते हैं। उन्होंने कॉलोनियल मेंटालिटी डेवलप की और एक मेंटालिटी डेवलप की इंफीरियरिटी और सुपीरियरिटी का, कि जो बॉर्न पीपल इंडिया के हैं, जो भारत के रहने वाले लोग हैं, वो इंफीरियर हैं, उनको कल्चर की समझ नहीं है, उनके अंदर तहजीब नहीं है, उनके अंदर संस्कृति उनकी अपनी गड़बड़ है, उनका रिलीजन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, उनका रिचुअल्स नहीं है। तो एक उन्होंने प्रोपागेंडा, एक मार्केट खड़ा किया, और वो मार्केट किसका था? वो मार्केट था इंफीरियरिटी का, और अपने आप को सुपीरियर बनाया। जब तक आप अपने आप को सुपीरियर नहीं दिखाएंगे और लोगों में इंफीरियर का डर नहीं पैदा करेंगे, तब तक वो आपको इंपॉर्टेंस नहीं देंगे। इंपॉर्टेंस वहीं पर दिया जाता है कि मैं कॉलोनियल इंडिया की बात कर रहा हूँ। तो उन्होंने इस डर को दिखाया और बताया कि आई एम सुप्रीम, आई हैव सुपीरियरिटी, आई एम सुपीरियर टू यू, आई विल टेल यू व्हाट इज द रियल डेफिनेशन ऑफ कल्चर, आई विल टेल यू व्हाट इज religion, I will educate you, I will you are unpolished, uncultivated, you don't know the chemistry of the life, I will tell you। तो आई जब आता है तो आई में ईगो होता, आई किसको एड्रेस कर रहा है? यू को। यू कौन बन बैठा? इंडियन पीपल, यू बन गए, वो सेकेंड क्लास सिटीजन बन गए। आई कौन था? जो बाहर से आया हुआ था, वो सेंटर में आया, पार में आया, और वह सरकार में आ गया, और वह आई बन गया। उसने एक नए ढंग से चीजों को लिखना और एक्सप्लेन करना शुरू किया। फिर एक दीवार खड़ी की, वो दीवार कौन सी हुई? सेल्फ। सेल्फ का मतलब मैं ब्रिटिशर, अरबी से मैं बाहर से आया हूँ, लेकिन मैं इंडियन से ज्यादा जानता हूँ, मैं इंडियन से ज्यादा शिक्षित हूँ, मैं इंडियन से ज्यादा ताकतवर हूँ। मैं इंडियन लोगों को बताऊंगा कि तुम्हें जीवन कैसे जीना है, तुम्हें खाना कैसे खाना है, जब तुम खाना खाओगे तो तुम्हें चम्मच का यूज करना है, तुम्हें जो है क्या करना है कि आ, 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 तमाम चीजें, ऐसे टूल्स यूज करने हैं, आपको हाथ से नहीं खाना। अगर कोई हाथ से खाना खाता है तो वो अनएजुकेटेड है। तो डाइनिंग टेबल का कॉन्सेप्ट आया, खाने का कॉन्सेप्ट आया, किचन का कॉन्सेप्ट आया, ड्राइंग रूम का कॉन्सेप्ट आया, ऑल दिस थिंग्स यू सी। तो ये एक नई परिवेश में, एक नए कल्चर में हम चल। ऐसे ही पहनावे में आया कि इफ यू आर इन साड़ी, इफ यू आर इन कुर्ता पैजामा, ये बेहतर नहीं है। व्हाट यू 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 हैव टू वियर, यू हैव टू गो विथ कोट पैंट, जिसे कल्चर का प्रतीक हुआ। एजुकेशन में आया कि एजुकेशन आपका संस्कृत हुआ, पर्सियन हुआ, उर्दू हुआ, ये कोई भाषा नहीं है। आई विल गिव यू अनदर लैंग्वेज, दैट इज इंग्लिश लैंग्वेज, लॉर्ड मैकाले का शिक्षा पद्धति। ऐसे बहुत सारे हैं। वो एक थियरी पूरा है, कॉलोनियल और पोस्ट कॉलोनियल। लेकिन कॉलोनियल आइडेंटिटी में हमेशा बॉर्न पीपल सेकेंड क्लास सिटीजन रहे हैं, वो इंफीरियर रहे हैं, वो कोलोनाइज्ड किए गए हैं, उनके ऊपर कोलोनाइजर ने अपना रूल किया। तो आई थिंक कि नेहा, यू गॉट, नॉट ओनली नेहा, साइड बाई प्रमेश जी एंड हेमराज जी, सुजीत जी, they all got it. You can respond me. नेहा said yes sir. Okay, okay, ठीक है। Okay, most welcome. So meet you tomorrow. Already I said कि the class has started. Tell other people also about this class, and it will be highly fruitful for them. If you have any issue or anything, you are not only going to study literature only for to get government job. अगर आप इस क्लास से जुड़ेंगे तो आपको लिटरेचर की और एक आप कह सकते हैं कि एक थारो नॉलेज होगा। यू ऑल आर स्कॉलर्स, आई डोंट बिलीव कि मैं आपको ज्यादा पढ़ा पाऊंगा, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि वट एवर द नॉलेज आई हैव, आई विल शेयर विद यू, एंड यू विल बी एबल टू लर्न मोर एंड तमाम आपके अंदर शाइनिंग आएगा, और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए आप अपने आप को तैयार कर पाएंगे। ओके, मीट यू टुमारो।